मुझे राजस्थान सरकार 2007 के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा टूर बना करके इजराइल के लिए भेजा जी। उसके अंदर मेरा सिलेक्शन किया और मुझे इजराइल भेजा और सेक्रेटरी वगैरह सब साथ थे। उसके साथ में 7 दिन मुझे इजराइल का भ्रमण करने का मौका मिला और वहाँ पे उस देखा किस तरह की तकनीकी थी। उससे यहाँ आकर के मैंने आते ही लागू करने की कोशिश की जी। कि उस समय कहाँ कम पानी है और कम पानी में कैसे उपज होती है उसके बारे में। पानी की बहुत पीने की प्रॉब्लम थी तो हमारे पास में गणकोर बांध वाया विलंग से होते हुए वाडेली को पीने के लिए पानी की मैंने व्यवस्था कर दी। राजस्थान में ये अभियान चलाया हुआ था उसका मैं अध्यक्ष था जी। उसके अंदर रेवेन्यू के बारे में और पंचायत के पावर उस सारे थे और वहाँ से 2 कार्यकाल में जिलाध्यक्ष था। फिर 1995 के अंदर ग्रामदानी एक्ट की धारा एक पंचायत राज का वो बीच में से हट गया और पंचायत राज ग्रामदानी गाँवों के ऊपर लागू हुआ। उस समय मैं यहाँ का वार्ड पंच बना जी। और 2 बार वार्ड पंच रहा मैं। फिर कृष्णगंज के अंदर सरपंच महिला सीट थी, मेरी भाभी यहाँ से सरपंच चुनी थी, मेरे ही संभालना था, मैंने ही संभाला था जी। और उसके बाद में पंचायत समिति के सदस्य के रूप में चुना और प्रधान बना जी। 2005 से 2010 तक प्रधान रहा। जब मैं ग्रामदानी का अध्यक्ष बना तब सबसे पहले से ये मन में है कि कैसे भी करके पानी को रोका जाए जी। और जब तक पानी नहीं रुकेगा तब किसानों का भला नहीं होगा। और खेती के लिए मैं तो उसी कारण से मैंने 1957 के अंदर वाडेली के अंदर वाटर साइड पहली स्कीम मैंने वाडेली हमारे गांव में मैं ग्रामदानी का अध्यक्ष होने के नाते मैंने वाडेली में लागू की। उस समय हमने छोटे छोटे नालों के अंदर पानी रोकना करना वो वैसे की। उसी समय काम वार्ड था, पानी की बहुत पीने की प्रॉब्लम थी तो हमारे पास में गणकोर बांध वाया विलंग से होते हुए वाडेली को पीने के लिए पानी की मैंने व्यवस्था करवाई। गांव में आंगनवाड़ी के लिए करवाई थी, भवन बनाया था, स्कूल पहले से स्वीकृत। जब हमारे समय में था उस समय पढ़ाई के लिए यहाँ पे कोई हमारे से पहले इस गांव से कोई शुरुआती पढ़ाई के लिए नहीं, हमारे जैसे हमारे साथ की उम्र वाले थे उसमें हमने पढ़ने के लिए पहली बार विलांगड़ी गए। यहाँ कोई स्कूल नहीं थी, पास में विलांगड़ी पढ़ती थी, विलांगड़ी में जाकर मैंने पढ़ाई की और ऐसे होते होते मैं तो प्रधान बना। प्रधान के अंदर मुझे 80% बजट मैंने पानी रोकने के लिए लगाया जी। कि कैसे भी करके जो पानी बहकर जा रहा है, हमारा एरिया है वो पतली पहाड़ी एरिया है, उसका रोकने की कोशिश पर उससे काफ़ी फायदा हुआ। तो उसको देखते हुए मुझे राजस्थान सरकार 2007 के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा टूर बना करके इजराइल के लिए भेजा जी। उसके अंदर मेरा सिलेक्शन किया और मुझे इजराइल भेजा।
पूरी टीम, हमारे मंत्री कृषि मंत्री थे, पशुपालन मंत्री थे, चावल मंत्री, जाट जलदाय मंत्री थे और सेक्रेटरी वगैरह सब साथ। उसके साथ में 7 दिन मुझे इजराइल का भ्रमण करने का मौका मिला और वहाँ पे देखा किस तरह की तकनीकी थी। उससे यहाँ आकर के मैंने आते ही लागू करने की कोशिश की जी, कि उस समय कहाँ कम पानी है और कम पानी में कैसे उपज होती है, उसके बारे में मैंने यहाँ लोगों को बताने की पूरी कोशिश की। उस प्रधान रहते हुए 2 बार मैं कलेक्टर लेवल से सम्मानित हुआ था और 2007 के अंदर मुझे पूरे राजस्थान के अंदर बेस्ट प्रधान का अवार्ड दिया जी। उस समय मुझे था कि 245 प्रधान थे और मैंने सोचा कि जोधपुर एक प्रमुख को, राजस्थान में एक प्रमुख को सम्मानित होगा और 5 प्रधान होंगे, इसलिए मैंने फाइल लगाई थी। मगर फिर वो काम किया हुआ था, सारे कागज थे। अधिकारी ने भी बोला था कि अगर सही ढंग से अगर होगा सिलेक्शन तो भाई मेरी राज्य लेवल का होगा तब तो मैं कैसे पार कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मगर उस समय भी मेरा सिलेक्शन हुआ और राजस्थान का टॉप लेवल का मुझे 15 अगस्त को 7 को मेरे को सम्मानित किया गया। ऐसे होते होते मैंने, जैसे संगठन की बात करें तो मुझे पहले, अभी बूथ अध्यक्ष होते हैं हमारे संगठन में, पहले एक पंचायत की इकाई बनती थी। पहली शुरुआत मेरी इकाई अध्यक्ष से हुई थी, फिर किसान मोर्चा का तहसील अध्यक्ष बना, फिर मंडल का उपाध्यक्ष बना, फिर मंडल अध्यक्ष बना, फिर किसान मोर्चा के जिला महामंत्री भाजपा, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री बना, फिर मूल संगठन का जिला अध्यक्ष महामंत्री रहा और फिर जिला अध्यक्ष। एक बार मुझे वहाँ से मनोनीत हुआ और दोबारा मुझे इलेक्शन, जो हमारे सिस्टम होते हैं, उस इलेक्शन से मैं सुन करके आया। 2 बार हो रहा। प्रदेश कार्य समिति में 2 बार अभी भी हूँ, पहले भी रहा हुआ हूँ। तो संगठन और यहाँ से दोनों, मैंने खेती के लिए, जैसे पढ़ाई थी, पढ़ाई छोड़ करके सीधी मैंने खेती में काम किया था। 2 साल हल भी चलाया था और खेती भी की। तो मुझे मालूम खेती के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, विद्युत के अंदर किसानों की क्या प्रॉब्लम आती है। जहाँ जहाँ मैंने 2012 के अंदर किसानों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि उस समय उन्होंने रात को लाइट कर दी जी। शाम को 8 बजे 9 बजे आएगी और सुबह 6 बजे। मैंने कलेक्टर साहब को जाकर मिला। मैं कलेक्टर साहब, केवल मात्र 2 महीने रहे, 1 महीना रहा है, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, किसानों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, फसल खड़ी है, इस समय में इसको पानी पिलाना बहुत मुश्किल होगा और आप हमें दो। उन्होंने बताया कि नहीं, आप किसानों को भड़का रहे हो। मैंने नहीं भड़का रहा हूँ, मैं जिस दिन भड़काऊँगा आपको संभालना मुश्किल होगा, तो क्या करो उनको। उसी समय हमने आंदोलन किया था और आंदोलन करके सारे अधिकारी आए थे, मतलब हजारों की संख्या में काश्तकार मेरे साथ में आए। कम से कम 7 से 8 हज़ार किसान इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के उसी समय बैठ गए और उसी समय में आदेश लेकर उठे कि जो रात को लाइट आई है दिन को आए। उसी हिसाब से सारे किसान मेरे साथ जुड़े। जिला परिषद के लिए मैंने रूम में भी, MLA के लिए भी टिकट मांगा था, कई बार मांगा था। मगर जब मुझे पार्टी टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला, जिसको टिकट मिला उसके साथ में लग करके काम किया। काफी काम किया। अब के भी था, मैंने टिकट मांगा था मगर पार्टी का निर्णय हुआ, पार्टी ने आदरणीय हमारे वोटाराम जी को टिकट दिया जी। तब मैंने उसको, मैं उनके साथ और उसके मुख्य एजेंट ही मैं ही था। जगह जगह काम करने का ही मौका मिला है। संगठन में मैंने सभी जगह काम किया है और अब जा करके मैं आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष CP जी, आदरणीय भजन लाल जी और पूरी टीम, मेरा नाम से पूरी टीम को और सिरोही जिले के, जालोर सिरोही के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे एक साधारण किसान, साधारण कार्यकर्ता और किसान को जो टिकट दिया है उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। काश्तकारों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ और कार्यकर्ताओं की तरफ से आभार। आप अपने आप को साधारण बोल तो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी शुरू की और इस लेवल तक आपने पहुंचा, आप बिल्कुल असाधारण इंसान हैं, क्योंकि एक छोटे से गांव से ऐसी सोच रख के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं जानना चाहती हूं कि ग्राम पंचायत और 2007 में जैसे आपने बताया कि आपको अवार्ड मिला, उसके बाद में आप जिला अध्यक्ष भी रहे, इतना सब कुछ सुनने के बाद में ये जो आपकी जर्नी रही है वो असाधारण तो नहीं है, मतलब जिसको बोलते साधारण
तो नहीं है, असाधारण है, और इस बीच में आपको चुनौतियों का भी काफी सामना करना पड़ा होगा। तो ऐसी कई चुनौतियां होंगी जिसको कभी आपको लगा भी होगा कि बस अब इससे आगे नहीं, लेकिन फिर भी आपने फिर अपने आप को उठाया होगा। आपके जो दिल की जिद है उसने आपको चुनौती दी होगी और उसी चुनौती में आप आगे बढ़े होंगे। तो ऐसा कोई मोमेंट आप हमसे शेयर करें जहाँ पे आपको लगा होगा कि नहीं अब बस हो गया। कई बार ऐसी परिस्थिति पार्टी में आती थी। जी 2 बार मैं 2010 से लगाकर 13 के बीच में मेरे पास कोई दायित्व भी नहीं था, जी कुछ नहीं था, एक साधारण कार्यकर्ता रहा था। मगर साधारण कार्य करते रहते हुए मैंने माना था कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जी मैं प्रधान था तो भी कार्यकर्ता था, अभी मेरे कोई फर्क पड़ा नहीं, मन में लगा नहीं कि भाई मतलब ठीक है, पार्टी ने संगठन ने काम दिया है, काम करना है, काम नहीं दिया है फिर भी पार्टी का काम, जहाँ पे मीटिंगें होती थी वहाँ मीटिंग में जाकर बैठते थे, संगठन का काम था वो मैं करता था। ऐसे ही जाते उसे एकदम जाकर 2014 के अंदर मेरे को सीधा जिलाध्यक्ष बना दिया। संगठन है, संगठन देखते हैं हमारा भाजपा के अंदर कार्यकर्ताओं का है, और विशेष करके अब के तो उन्होंने इतिहास रचा से भजन लाल जी और हमारे ऊपर तो उन्होंने लग रहे। बिल्कुल मैं हल चलाया हुआ है, खेत में काम किया हुआ है, कोई हमारे राजनीति में नहीं था। गांव में स्कूल नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थी, छोटे को पढ़ने भेजते नहीं, बड़े हो गए तब जाकर के उसको स्कूल में पढ़ने गए। यहाँ कोई गांव में ना स्कूल थे ना कोई था, पैदल जाना पड़ता था, पैदल जाकर पढ़ के आता था। फिर पास में पढ़ते समय पे भी हमारे ऊपर खेती का काम करना पड़ता कि आप पढ़ने जा रहे हो इसलिए घर का काम आपको करना पड़ता, खेती करके जानी जरूरी है आपको। तो साथ साथ में वो भी करना पड़ता। बिल्कुल, जैसे साक्षरता को लेके काफी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। तो अभी आपको क्या लगता है कि 2007 के अंदर 2001 के अंदर मैंने आखिर पेड़ी चलती थी जी, और मुझे आखिर पेड़ी कलेक्टर साहब ने मुझे बुला कर कहा कि तेरे को आखिर पेड़ी चलानी जी। तब मैंने कलेक्टर साहब को मानते हुए मैंने आखिर पेड़ी, मेरी जो पोल दिख रही है यहीं चालू की थी जी, जी। मैंने आखिर पेड़ी भी चलाई थी। और उसके लिए रक्षाबंधन के दिन कलेक्टर साहब रात को 10 बजे मेरे घर पे आए जी, और घर पे आकर मेरी वो आखिर पेड़ी देगी। उसको लेकर मुझे 26 जनवरी 2000 को जिला लेवल पे मुझे सम्मानित किया। कैसे इन्होंने गांव में रहते हुए, मुझे मालूम था कि पढ़ाई की बहुत क्या क्या स्थिति है, गांव में कोई नहीं थी व्यवस्था, इसलिए मैंने आखिर पेड़ी भी चलाई, जलाई। अब आखिर पीढ़ी आपने अपने घर से चलाई है, और इसी हिसाब से अगर आप कैंडिडेट से अगर आप चुन लिए जाते हैं तो साक्षरता को लेके आपके क्या रोड मैप्स हैं इस गांव को लेके, जालोर सिरोही को लेके? क्योंकि कहा जाता है कि काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, साक्षरता का स्तर भी थोड़ा सा कम है। तो आपको क्या लगता है कि आप कैसे इस इलाके को साक्षरता की तरफ लेके जाएंगे? मुझे मालूम है कि पढ़ाई के बिना क्या होता है, क्या क्या दर्द, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो सारी मैंने झेली हुई है जी। और मैं शिक्षा के लिए जहाँ जहाँ जरूरत होगी, ऐसी कोई ढाणियाँ होगी जहाँ अभी तक कोई लोग नहीं पहुँचाए, वहाँ पहुँच करके उन लोगों को मैं सख्त पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि जहाँ जिसके अभी तक जुड़े हुए नहीं है। जैसे हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने जिस तरह जहाँ आज तक दीपक नहीं जला था, लाइट नहीं थी, वो हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने घर घर दीपक जलाया। ऐसे घरों को सुना जहाँ पे अभी आज तक मतलब उनके घर नहीं था, उन्होंने सोचा नहीं था कि हमें कभी पक्का घर मिलेगा जी। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार 2014 से लगाकर आज तक जिस गरीबों के घर तक पहुंचे हैं और उनकी प्रेरणा लेकर के मैं भी उसी तरह से उसी तर्ज पर एक जहाँ के अभी नहीं पहुंच सका वहाँ हमारा पहुंचने की कोशिश करेगा, और वो पहले सबसे पहले प्राथमिकता। बहुत अच्छी सोच है आपकी, मतलब लग रहा है कि नहीं अब ये देश और गांव तो आगे बढ़ेगा और गांव जब आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। सुनने में आया है कि यहाँ पे बहुत पुराने किले हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनकी स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सही नहीं है। तो आपने उनके बारे में भी कुछ सोचा है कि कैसे आप इस इलाके को एक टूरिस्ट साइट बना सकते हैं? वैसे हमारे सिरोही जिले का भाग्यशाली है कि हमारे यहाँ माउंट आबू है जी, एक पर्यटक बहुत बड़ा पर्यटक स्थान जी। उसके लिए जहाँ जहाँ हमें किसको उसको डेवलपमेंट कैसे करना है, क्या करना है, पूरी कोशिश करूँगा। और अभी इसके अंदर सबसे मेरे मन में ये है कि यहाँ से एक तरफा ट्रैफिक आता है और जिला हेडक्वार्टर से माउंट आबू जाने के लिए यहाँ से इधर एक रोड की बहुत आवश्यकता है जी। ये करीबन 35 साल पहले जब हम छोटे थे उस समय सरकार द्वारा ये रोड का निर्माण हुआ था, 40 साल पहले जी। तो उन्होंने फिर बीच में से रुक दिया था। अब मेरा विचार है कि यहाँ इधर पावापुरी भी है, भैरवधाम भी है, जैन को बड़े बड़े मंदिर है, हमारे सारनेसर है, यहाँ से जुड़ने के लिए इधर को पर्यटक को जोड़ने के लिए उधर से जैसे रोड आ रहा था इसको
इधर से नीचे उतार करके दोनों तरफ से ट्रैफिक चलाने की कोशिश करूंगा, जिससे एक तो उस रोड के ऊपर दबाव है वो कम होगा जी और दूसरा इधर भी पर्यटन का बढ़ेगा, उससे बढ़ेगी, लोगों को रोजगार बढ़ेगा। जी ये मेरी प्राथमिकता है। जी। पानी को लेके आप पहले ही बहुत लड़ाई लड़ चुके हैं। यहाँ की खेती को उन्नत करने के लिए पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और वही शायद यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी की ही कमी है। तो जब आप पोजीशन पे नहीं थे तभी भी आपने उस चीज़ के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। पोजीशन पे आने के बाद में जनता आपसे क्या उम्मीद रखे कि आप उस चीज़ को किस लेवल तक लेके जाएंगे? पानी की तो मुझे जिस दिन मैंने कहा कि जिस दिन मैं इजराइल जाकर आ गया उस समय पानी का तो मेरे बिल्कुल दिमाग में ही बैठ गया था कि पानी कितना महत्वपूर्ण है। जी उस समय से मैंने पानी के लिए मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि जब मैं ग्रामदानी का अध्यक्ष बना उस समय मैं सबसे पहले वाटर साइड लाई, वो मैंने यहाँ मेरे गाँव में लाई और वाटर साइड से मैंने काम करवाया था। उसके बाद में पानी के लिए रोकने के लिए 80% बजट पंचायत समिति का पानी रोकने के लिए मैंने दिया था। और जब मैं जिला अध्यक्ष बना, बनते ही मैंने पहला निवेदन हाथ में मैंने बत्तीसा बांध का लिया था। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय से मुझे कहा था कि आप क्या सांसद, कुछ नहीं मैडम, पानी बहकर गुजरात जा रहा है और वो हमारा पानी है और वहाँ रोक करके हमारे सिरोही के जो बांध है उस बांधों के अंदर भरा जाए। जी तो उस समय से हमने कार्रवाई शुरू की थी और शुरू करते करते हमने हमारी सरकार उस शिलान्यास किया और शिलान्यास करके उसका बांध बंद करके आज कंप्लीट चालू काम है। 213 करोड़ में सबसे बड़ा बांध बत्तीसा बांध, जिसके लिए खूब लड़ाई लड़ी हम, भले पद में रहो या नहीं रहो। उसका उद्देश्य हमारा ये है कि उस बांध को लेकर के हमारा उसके पाइपों द्वारा पानी सिरोही के जो बांध सूखे बांध है उस बांधों को बढ़ना और बांध के अंदर जो नदियाँ सूखी है उसको पुनर्जीवित करना जी, जिससे पानी लेवल बढ़ेगा और जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो उसका लेवल। दूसरा प्लान हमारे माई के लिए हमने सारे नक्शे निकाल 1968 के अंदर राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार का एग्रीमेंट हुआ था कि जिस समय खड़ात बांध पड़ता है गुजरात जी, और खड़ात बांध के अंदर पानी नर्मदा का पानी खड़ात बांध में आ जाएगा, उस समय जो ये माही बांध का पानी अभी जो गुजरात के लिए जा रहा है उस पानी को हम सिरोही, जालोर और बाड़मेर तक पश्चिमी राजस्थान को देंगे। ये एग्रीमेंट जी, वो एग्रीमेंट कागज, सरकार के कागज सारे मैंने इकट्ठे करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जल्दी थे और उनको तक पहुंचाए। गजेंद्र सिंह जी के मार्फत, गजेंद्र सिंह जी हमारे विधायक मंत्री, उनको मैंने दिल्ली जाकर वो भी दिए। और यहाँ जहाँ मैं जिला परिषद का मेंबर हूँ और जिला परिषद मेंबर होते ही पहला प्रस्ताव मैंने पानी का ही दिया जी जी। इसलिए पानी बहुत जरूरी है और सबसे प्राथमिकता है मेरे पानी के लिए मैं पूरी, मेरे आते ही दिमाग में मेरे हिसाब से लग रहा है कि हमारे सामने सती देव है, सिरोही के धनी मानते हैं, उन्होंने इसलिए मुझे सुना है, इसलिए मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को और एक किसान को टिकट दिया है। इसका यही कारण होगा कि आपके उसके अंदर सांडे जी और सबकी इच्छा होगी। जो माही बांध वाला ये पानी की योजना है उसके लिए पूरा तो सबसे पहले मेरा ये प्राथमिकता रहेगी। नहीं था फिर भी रहा हूँ तो मेरे जहाँ अभी मुझे उचित जगह मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे सबसे पहली प्राथमिकता मैं पानी की रखूँगा। और मुझे मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि वो हमें हमारे इस एरिया के अंदर जो पानी की कमी है उसके लिए वो जरूर हमें सहायता करेंगे और जरूर हमें लोगों को हमारा जी जी जी। 2023 में जालोर में महापड़ाव हुआ था जी, तो उसके प्रति अपने विचार व्यक्त करें कि क्या था वो था महापड़ाव हुआ था 2023 में, वो जवाई बांध के पानी के जी, उनका हक है, बिल्कुल सही है। जवाई बांध के पुनः भरण के लिए योजना बनाई हुई है, उसके लिए जहाँ कहाँ कमी रही है सबसे पहले पढ़ूंगा फाइल कहाँ पड़ी है, इस फाइल को कैसे क्या आगे बढ़ाना है, कैसे करना है। वो मैंने कहा कि वार्ड पंच से रहा हुआ हूँ, प्रधान रहा हूँ, फाइल कैसे सेक्शन करानी, किसके पास जाना, कैसे करना, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करके पूर्ण भरण को जल्दी कराएंगे। और पूर्ण भरण हो जाएगा तो उसके लिए हमारे जो नदी बह रही है जवाई नदी, वो भी हमें पूर्ण जीवित हो जाएगी तो हमारा सिरोही और जालोर वाला पूरा एरिया उससे फायदा मिलेगा। उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा जी। जहाँ तक बत्तीसा बांध था, बत्तीसा बांध के लिए शायद इतिहास में पहला होगा कि 550 बीघा जमीन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने उन्होंने शिलान्यास कर दिया था, मगर वो वन विभाग वाली प्रॉब्लम थी। मैं खुद लेटर वहाँ यहाँ से फाइल जयपुर से दिल्ली गई, वन विभाग में हर्षवर्धन जी मंत्री थे, तब मैंने यहाँ से लेटर डिस्पैच नंबर लेकर दिल्ली पहुँचा और दिल्ली पहुँच करके मंत्री महोदय को कह दिया था कि मंत्री महोदय आप मुझे वन विभाग की परमिशन चाहिए, आप जब दोगे तब मैं घर जाऊँगा, एक तो मुझे कमरा चाहिए और खाने के लिए व्यवस्था रोटी की करनी है। भले आप 15 दिन लगे, महीना लगे, 2 महीने, जितना दिन लगे, जब मैं जाऊंगा मुझे कॉपी दोगे
तब मैं लेकर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ये। हम्म। उन्होंने उसी समय मैं धन्यवाद देता हूँ, पीए को बुलाया कि भाई कम से जल्दी नोटिस कितने में निकलता। उन्होंने कहा नहीं, कम से कम 7 दिन के नोटिस निकालना। उन्होंने 7 दिन में नोटिस निकाला। 8वें दिन मीटिंग हुई, 90 दिन फाइल चली और मैं बहुत खुश हूँ कि 11वें दिन मेरे को 500 बिंगो वन विभाग की एनओसी मेरे हाथ में। अरे वाह। और वो एनओसी लेकर के आकर दिया, तो आज उसका वो बांध तैयार हुआ वन जी, विभाग का। जी। लोग कहते थे वन विभाग के अंदर 6 साल 5 साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, वन विभाग में प्रॉब्लम आती है, ये आती है। मगर सरकार की मंशा होती है, जहाँ मोदी है तो मुमकिन नहीं। लोग कहते हैं वो हकीकत सही है कि इन्होंने मुझे 11 दिन में 500 बिंगों की एनओसी वन विभाग की मेरे हाथ में दी। उस दिन मुझे दिल मेरा इतना गिदगिद हो गया था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इंडियन पॉलिटिक्स में अगर हम लोग बात करते हैं कि विकसित भारत बनाना है, तो उस विकसित भारत बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि कैसी कैसी बाधाएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं अभी? विकसित भारत के लिए हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के यहाँ, जैसे हमारे सिरोही और जालौर के अंदर एयरपोर्ट की व्यवस्था जी नहीं है, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि सिरोही में और मैं कहीं न कहीं हवाई पट्टी हमारे सिरोही में बनी हुई है, आबू रोड में भी है। अच्छा। तो उसके लिए मैं कोशिश करके मेरी प्राथमिकता रही कि यहाँ से जो हेलीपैड बने और फ्लाइंग हेलीपैड चालू हो जाए। एयरपोर्ट की सुविधा बेसिकली आप चाहते हैं कि एयरपोर्ट की सुविधा यहाँ पर आनी चाहिए। एयरपोर्ट के लिए सुविधा के लिए मैं पूरी सबसे पहले ये कोशिश करूंगा एयरपोर्ट की सुविधा सिरोही जालौर में एक जगह हो जी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो होगी। बिल्कुल। कारण क्या, किसी की चीज के पीछे पड़ना पड़ता है, किस बाबू के पास फाइल पड़ी है जी, और वो क्यों रुकी है, उसका कारण अपने को ढूंढना चाहिए जी। उसके कारण को ढूंढते हम आगे बढ़ेंगे। तो ये भी जरूरी है। यहाँ ब्रह्मा कुमारी है, माउंट आबू जैसे स्थान है, कई जालौर में बड़े बड़े धार्मिक स्थान है, तो उसके लिए और हमारे प्रवासी भाई बाहर रहते हैं, उनके लिए हमारे ये जरूरी है और मैं बिल्कुल उसके लिए कोशिश करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और उनकी पूरी टीम से मुझे सहायता होगी और या बिल्कुल एयरपोर्ट के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। एयरपोर्ट होगा, जी, खुलेगा जी, उससे रोजगार भी बढ़ेगा, छोटे से बड़ा गाड़ी टैक्सी हर एक वालों और प्रवासियों वालों को फायदा होगा। हाँ, क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी बातें की हैं सारी रोजगार से ही रिलेटेड है कि सड़क की बात हुई है, यहाँ पे शिक्षा की बात हुई है, एयरपोर्ट से रिलेटेड बात हुई है, हिस्टोरिकल जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं किले। यहाँ सिरोही के नेशनल मंडार हाईवे, यहाँ हमारा रोड है, मेन रोड है जो कांडला से दिल्ली जोड़ता है जी, उसको 4 लेन करने का बहुत जरूरी है जी। पूर्व में भी हमारे साहब ने भी कोशिश की थी और उसको मैं तुरंत अगर सामने से जी ने हमें सपोर्ट मिला, जनता का सपोर्ट मिला, उसको एक तो 4 लेन करनी है जी, ताकि यहाँ से जाने वाली सारी गाड़ियाँ 4 लेन हो जाएगी तो हमारे कांडला से दिल्ली से जुड़ने वाले हैं, उससे हमारे लोगों को भी फायदा होगा। आने भारत विकसित के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा अंग होगा। जी। बड़े हमारे मंडाल और रेवदर सिटी है जिसके अंदर बाईपास निकालना है, ऐसे करने वो भी हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण है। और जालौर जैसे वहाँ पे कई जगह ट्रेनों का ठहराव नहीं है अपने जालौर में, यहाँ तो 1 से 4 लेन हो गई है और वहाँ पर ठहराव नहीं, तो ठहराव करने की हम कोशिश करेंगे। और ट्रेन जहाँ और भी जहाँ प्रवासी भाइयों के बारे में जो ही मेरे को टिकट मिला तो लोगों ने खूब मेरे को फ़ोन किए, खूब किए हमारे ट्रेन का क्या होगा, ट्रेन हुई नहीं है, मगर मैं उनको विश्वास दिलाया और हकीकत में कह रहा हूँ कि उनको ट्रेन जो जहाँ नहीं, अमुक ट्रेनें नहीं है, उनको मैं चालू करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। जी। भारतीय लोकतंत्र में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए कैसे कैसे कदम उठाए जा सकते हैं? मैंने पहले भी कहा था कि मैं किसान हूँ जी, मजदूर भी हूँ। मैंने नरेगा, हमारे पहले अखालात कार्य चलते थे जी, उसमें मैंने मजदूरी की है, गेती लेकर जाना पड़ता, मजदूर जाते थे, एक बार वहाँ मैं किया हूँ। उसके बाद में जो मेट होता है उसको सुपरवाइजर बोलते हैं, उसका काम भी मैंने किया है जी। वो मुझे ध्यान है कि किस लोगों की क्या दर्द है और कैसे कैसे विकास। खेती के अंदर मैंने इजराइल गया हूँ, इजराइल जाके मैंने सारी तकनीकी देख ली है और वो तकनीकी मेरे कुएं में मैंने लागू कर दी है और मैं कोशिश करूँगा कि सभी किसानों के ऊपर ये लागू हो। दूसरी जो इंडस्ट्री एरिया है,
सिरोही और जालोर में जो प्राप्त होना चाहिए, वह केवल आबू रोड को छोड़ दो तो बाकी दूसरी जगह नहीं है। इनिस्ट एरिया का विकसित करने के लिए मैं जगह जगह जहाँ जमीन है उसको रिको के मार्फत मिल करके उसका इनिस्ट एरिया खोलने की कोशिश करूँगा, जिससे रोजगार भी मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत के विकसित के लिए। जी, किसान और उसके बाद ग्राम प्रधान से जिला अध्यक्ष से अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। इतने सारे रोल आपके चेंज हुए हैं, तो कैसे कैसे कदम आपने बढ़ाए हैं आगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। पंचायत में जाने से पहले मैं वार्ड पंच बना था जी। मुझे पता था कि वार्ड पंच, सरपंच और वार्ड पंच के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम है वो सीखी हुई जी। इसलिए मैंने सरपंच बनते ही वो सारी प्रॉब्लम हल कर दी कि मुझे मालूम है क्या है। 5 साल उसमें सीखा, फिर सरपंच में सीखा और फिर प्रधान में गया। मैं एक वार्ड पंच होने के नाते मैं पंचायत में जाता था, पंचायत समिति में, और वहाँ जाकर मैं अधिकारियों से मिलता था। अधिकारी मेरे साथ कैसा व्यवहार करते थे वो मुझे ध्यान था जी। एक साधारण गांव से जाता था और मैं कहता मेरे काम है क्या है, वो कैसे मिलता था, क्या मतलब, सारा दिन मुझे ध्यान था। इसी कारण से मैंने जिस दिन मैं प्रधान बना, सिरोही पंचायत समिति प्रधान, वो सारी दर्द मुझे याद थी। और जब मैंने प्रधान कुर्सी पर बैठते ही मैंने सबसे पहले कहा था कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ और सामने पत्थर में 3-3 घंटा बैठ कर घर पे गया हूँ, और जिस समय बिना काम से मैं वापस मेरा बांध बिना काम लौटे हुए मैं घर पे जाता था, उस समय मेरे साथ क्या बीतती थी वो मुझे याद है। इसलिए मैंने उनको कहा था कि ध्यान रखना, मेरे यहाँ आया हुआ आदमी एक भी निराश नहीं लौटे जी। क्योंकि निराश लौटने वाले की क्या बीतती है वो मुझे ध्यान था, क्योंकि मैं वार्ड पंच था। और वार्ड पंच होने के नाते जब मैं पंचायत समिति में जाता था काम कराने के लिए, तो मुझे अधिकारी के साथ क्या क्या फेस करना पड़ता था, वो क्या क्या बोलते थे, होने वाले काम के लिए कितने चक्कर कटाते थे, वो सारा मुझे याद था। वो सीखा हुआ था, इसलिए मैं प्रधान में सक्सेस हुआ। जी जी। मैं ग्रामदानी के अंदर, संगठन के अंदर मैंने बूथ, हमारे ये बूथ नहीं बोलते थे पहले, बोलते थे अपने पंचायत के अंदर इकाई अध्यक्ष से मैंने काम किया हुआ था। और इकाई अध्यक्ष में काम करते हुए हमारे नेताओं को हमें कहना पड़ता था, हमारे पदाधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्ष को हमें कहना पड़ता था कि ये प्रॉब्लम आ रही है। जिला अध्यक्ष को कहना, जिला अध्यक्ष तो पहुंच नहीं पाते थे, हम तो केवल पहुंच हमारी मंडल अध्यक्ष तक थी। और मंडल अध्यक्ष कहते थे भाई साहब ये कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा है, उसका काम नहीं हो रहा है, फिर नहीं होता तो क्या दर्द होता था, वो दर्द मुझे ध्यान था। मैं बूथ अध्यक्ष रहा, फिर उपाध्यक्ष रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, तो वो दर्द होने के बाद में जब मंडल अध्यक्ष बना तब मुझे ध्यान था कि इस हमारे कार्यकर्ताओं का क्या दर्द है, वो मुझे ध्यान था। इस कारण से प्रदेश प्रधान में मैं सक्सेस हुआ और जिला अध्यक्ष में वापस में हुआ, क्योंकि मंडल अध्यक्ष में था तब मैं जिला अध्यक्ष से फेस करता था क्या क्या प्रॉब्लम हुई। इसलिए मैं जिला अध्यक्ष बनने के बाद में मुझे मालूम है कि ये मंडल अध्यक्ष आए हैं, इन्होंने कार्यकर्ताओं ने इसको कितना प्रेशर करे, नीचे लेवल का कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष को क्या क्या बोलता है, फिर उसकी परिस्थिति लेकर हमारे पास आते हैं और उन्होंने मेरे साथ क्या कैसा व्यवहार था, वो सारी बातें मुझे ध्यान थी। तो उसका सक्सेस होने का कारण वही था कि निचला लेवल से मुझे ध्यान है कि क्या क्या परिस्थिति आती है, उस परिस्थितियों को मैं पार जी। किसानों की जहां तक बात है तो किसानों विद्युत के लिए रात को बड़ी बड़ी फसलों में जो बांध करने पड़ते हैं, कैसे करने पड़ते हैं, कैसे चलाने पड़ते हैं, वो किया हुआ है हाथ से, वो याद है और उसको मैं भूलूंगा नहीं। इतना आपने स्ट्रगल देखा है, इतनी आपकी जैसी जर्नी रही है, इसीलिए वो भाव भी मुझे मिल रहे हैं कि आप बोलते वक्त भी आप इमोशनल हो रहे हैं काफी कि लग रहा है कि नहीं, एक छोटे से गांव से एक छोटा सा किसान अगर उस सीट पे जाकर बैठेगा तो पूरे प्रदेश का और पूरे देश का किस तरीके से सृजन होगा वो हम महसूस कर सकते हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और हम उम्मीद करते हैं और साथ के साथ जो लोग आपको वोट करेंगे उनके लिए भी एक नई आशा की किरण आप लेकर आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस बधाई के पात्र भी हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर आपको चुना है तो कुछ देखकर ही चुना होगा। आपका बहुत बहुत मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको और हमारे पूरे मोदी जी और पूरी टीम को जी और हमारे कार्यकर्ताओं जी। आज कार्यकर्ताओं के खुशी की लहर है। आज एक भी कार्यकर्ता आपने देखा होगा पूरे लोकसभा में सभी जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे हिसाब से कोई कहते सभी कार्यकर्ता खुश है। दो इतने फोन आ रहे हैं, इतने कार्यकर्ता आकर के मिल रहे हैं, क्योंकि मतलब मंडल अध्यक्ष रहा, मंडल की मेरी कार्यकारिणी रही, जिले की कार्यकारिणी रही, 2 बार जिला रही, 2 बार मेरी कार्यकारिणी रही, प्रधान रहा, तो सारे मिलकर के सारे साथ बहुत थी। और मुझे पूर्ण विश्वास है आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे
किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए मैं कार्य कैसे करना है वो पूरी करने में कोशिश करूँगा। जी। हर समय मैंने आपको बताया कि 1957 के अंदर रामदानी का अध्यक्ष था। रामदानी के अंदर हमारे रेवेन्यू के पावर हमारे पास होते हैं, जी। हमें कोर्ट चलानी पड़ती है, फैसले देने पड़ते हैं, वो मैंने किए हुए और उसी के अंदर भी मैं रामदानी में सफल रहा था। आज हमारी निजी आय वाडेली थी। एक समय में मैं प्रधान बना, जब रामदानी ग्राम सभा का अध्यक्ष बना, 125 की निजी आय थी और जब मैंने रामदानी छोड़ी तो मैंने 35 लाख निजी आय एक वार्ड की छोड़ के आया था। जी। हमारी रोड लाइट है, उसके पैसे हम भरते हैं, सरकार से नहीं। पानी पीने के लिए व्यवस्था करते हम करते हैं, सरकार से नहीं। सारी व्यवस्था है हमारी रामदानी ग्राम सभा करती है। जी, और आपने उसको इतना मजबूत बनाया है। इतना मजबूत, उसका फैसले करने हमारे पास सारा न्याय पर सरकारी का कोई एस्पेक्ट नहीं था। जी। नहीं है, रजिस्ट्री करना, मोडिफिकेशन करना, रेवेन्यू का पावर सारे एसडीएम के पावर हमारे पास है। रामदानी अध्यक्ष को रेवेन्यू का पावर। अब के मुझे वहाँ आदिवासी एरिया में भेजा था, जिला परिषद का मेंबर, मेरी सीट थी, मगर मुझे वहाँ के नहीं, आपको वहाँ लड़ना, आप कहीं भी जीतोगे। मैंने वो सीट बार हारने वाली भी थी, वहाँ भेजा, वहाँ भी जीता। फिर प्रमुख के लिए था, मगर संगठन ने कहा कि प्रमुख इसको नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए, सेहत मंजूर किया। संगठन का आदेश मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है और रहेगा। बिल्कुल, संगठन का मैं हमेशा आभारी हूँ जी। कि जो खुश है, जो संगठन है, और संगठन का मैं आभारी हूँ। जो मिला है टिकट, ये संगठन की वजह से मिला है, ना मेरे को ऊपर मुझे नेता, न केवल कार्यकर्ता और संगठन के। और मुझे दूसरी बात मैंने आपको नहीं बताई, मुझे जहाँ जहाँ पार्टी ने भेजा, पहले मुझे 2012 में पालनपुर भेजा, 3 महीने में रहकर आया था। उसके बाद में मुझे गोरेगांव प्रभारी बनाकर भेजा, वहाँ सीट जीता कर आया। अब के मुझे वापस पालनपुर लगाया। पालनपुर वो 3 बार लगातार हारने वाली सीट थी, वो मेरे को पालनपुर दे दी। 3 महीने रहा और वहाँ से अपना कैंडिडेट 26,000 वोटों से जिता करके पालनपुर आया। जी। वो सारी बातें थी, सारी बातें देखी थी पार्टी में। मद्रास में मैं प्रभारी रहा हूँ, बाई इलेक्शन कोटा में था, कोटा में मैंने प्रभारी रहा हूँ। मुझे संगठन ने जहाँ जहाँ भेजा है, संगठन ने जहाँ आदेश किया कि वहाँ जाना है, वहाँ गया हूँ। संगठन के लिए मैं जो काम मुझे कहा वो मैं करने को। बिल्कुल काफी संघर्षमय जीवन रहा आपका और चुनौतीपूर्ण भी रहा, लेकिन उन सब चुनौतियों से निकलकर आपने कीचड़ में जो कमल खिलाया है उसके लिए बहुत बहुत आभार हूँ। मुझे आशा है, मुझे भी ये नहीं था कि मेरे को टिकट मिलेगा, मेरे जैसे को। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब पहली बार आपको पार्टी ऑफिस से फोन आया कि लुम्माराम जी आप इस पद के लिए चुने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी कैसी भावनाएं रही होंगी, या आपको विश्वास हुआ कि ऐसा कुछ हो रहा है, या आपको लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है? तो थोड़ा एक बार तो मैं चक्कर में गया था, भाई क्या है, कोई क्या कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा है, हो सकता कोई मजाक कर रहा है, सोचा कि मजाक भी नहीं कर रहा है, कैसा हुआ था। बाकी चल रहे थे। मोदी जी ने जब से भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया जी, उस दिन से ये लग रहा है कार्यकर्ताओं को, किसी भी कार्यकर्ताओं को मोदी जी उठाकर कहीं भी बैठा सकते जी। तो अभी वो इसी कारण से विश्वास हो सकता है कि अपन को भी टिकट, एक बार तो हुआ था कि यार टिकट में छोटे से गाँव से छोटा कार्यकर्ता हूँ, कोई होगा कैसे होगा, मतलब वापस बात कौन आया, तो धीरे धीरे विश्वास हुआ जी। ये आपका काम है और ये आपकी डेडिकेशन है कि पार्टी ऑफिस ने आपको चुना, और काफी अच्छा लगा आपकी सारी जर्नी सुनकर। सच में मतलब अब लग रहा है कि शायद देश आगे बढ़ रहा है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है, जो एक टैगलाइन है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से सूट करती है। सही है साहब। ऐसे जैसे बड़े बड़े एसी में बैठने वाले जो कभी बाहर नहीं गए, कभी लोगों के बीच में नहीं रहे, उनको हकीकत दर्द क्या है वो पता नहीं पता उन्हें। हकीकत दर्द वही मैं कहता हूँ, जब पटवारी से एसडीएम बनता है ना, उस एसडीएम का मुकाबले भले आईएएस से बन जाए, मुकाबला नहीं कर सकते। जी। कारण क्या कि नीचे होता है दर्द, हकीकत क्या है वो दर्द है। और वो जरूर, मैं अगर आशीर्वाद मिला तो लोकसभा में वो दर्द जरूर दिखेगा जी। और हमारे जो लेवल, नीचे लेवल का क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे हल सकते हैं जी। और मोदी जी वही चाह रहे हैं। मोदी जी की इच्छा यही है कि हकीकत नीचे लेवल पे लोग हैं, वो बात ऊपर तक पहुंचे और उन लोगों को फायदा मिले, इसलिए चुना है जी। और उसमें खरा उतरने की पूरी कोशिश। आप जरूर से खरे उतरेंगे। धन्यवाद।